The heat of the sun dries these fibers, turning them fluffy and as white as snow. और सूरज के धूप में इसे सुखाया जाता है और सूख जाने के उपरांत ये बदल जाते हैं मुलायम, रोएदार, और ये उतने ही उजले होते हैं जैसा कि बर्फ़ होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, समय के दौरान, द कॉटन फील्ड लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो। और जिस दौरान की कॉटन की खेती हो रही होती है उस समय इसका फील्ड जो है ऐसा दिखता है जैसे चारों तरफ बर्फ़ से भरा हुआ हो। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। ये अब इसके फल का काटने का टाइम आ गया है, निकालने का टाइम आ गया है। कॉटन क्रॉप इज मोस्टली हैंड पिक्ड। और कॉटन की जो खेती होती है सामान्यतः हाथों से की जाती है। हाथ से मतलब उसको तोड़ लेते हैं। इन बिग फील्ड्स, और बड़े खेतों में मशीन्स आर यूज्ड फॉर पिकिंग कॉटन। और कॉटन को निकालने के लिए, कपास को निकालने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। यूजेज ऑफ कॉटन। कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स। ये कॉटन के रेशे कपड़ों के निर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स एंड लाइनेन, कपड़ों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल सॉक्स, टी शर्ट, बेडशीट, etc। उदाहरण में मोजे, टी शर्ट जो हम लोग पहनते हैं, बेडशीट्स इत्यादि आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन। ये सब कॉटन के बने होते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस बिकॉज दे आर सॉफ्ट टू टच। कॉटन के कपड़े गर्मियों के सीज़न में और आर्द्रता वाली सीज़न में, ऐसे मौसम में जब हवाएं नहीं चल रही हों, तो वैसे सीज़न में जो है ये काफ़ी मुलायम होते हैं और ऑब्जर्व स्वीट, पसीनों को सोख लेते हैं, एंड लेट द एयर इन, और हवाओं को अंदर आने देते हैं। द स्वीट ऑब्जर्व बाई कॉटन क्लोथ evaporates more quickly due to the air it breathes. It results in cooling down the body। और पसीनों को सोख लेने के उपरांत क्या होता है कि कपड़े थोड़ा गीले हो जाते हैं, और जब हवाएं इसमें से छनकर अंदर आती हैं तो इस तरह से हमारे शरीर को थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है। और गर्मियों के दिन में अगर शरीर को ठंडक महसूस हो रहा हो तो इससे आराम मिलता है। कॉटन इज बैलेंस्ड। कॉटन इज ब्लेंडेड विथ अदर फाइबर्स टू मेक मिक्स्ड फाइबर्स लाइक टेरिलिन एंड टेरिकोट। कॉटन में दूसरे फाइबर्स, मिक्स फाइबर्स को मिला करके भी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जैसे टेरिलिन हो गया, टेरिकोट हो गया। तो कॉटन इज यूज टू ऑब्जर्व ब्लड एंड पस फ्रॉम वुंड्स एंड इन अदर मेडिकल प्रोसीड्योर्स। कॉटन के अंदर ऐसा गुण मौजूद होता है जिससे ये ब्लड को भी सोख लेता है और घाव से निकलने वाली जो पस होते हैं उसको भी सोख लेता है। यही कारण है कि विज्ञान जगत में, मेडिकल लाइन में इस कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। गाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ separating cotton fibers from their seeds।
गाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कॉटन के रेशों को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, इसके बीज से अलग किया जाता है। इट वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स यूजिंग स्टील कॉम्स। यह सामान्यतः हाथों से परंपरागत रूप से इसे अलग किया जाता है यूजिंग स्टील कॉम। इसमें अलग करते समय स्टील के बने हुए कंघों का इस्तेमाल किया जाता है। दिस डेज ए मशीन कॉल्ड रोलर गिन इज यूज्ड फॉर गाइनिंग। और इन रेशों को अलग करने के लिए आजकल जो एक मशीन का इजाद हुआ है जिसे हम लोग रोलर गिन भी कहते हैं। स्पाइनिंग, इसके धागे कैसे बनाए जाते हैं, आइए इस पाठ्य के माध्यम से हम लोग ये जानने की चेष्टा करते हैं। स्पाइनिंग, इट इज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। इस प्रक्रिया के तहत हम लोग इस कपड़े को इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न, इसको सूत में बदल देते हैं। स्पाइनिंग ड्राज आउट short fibers from the cotton wool and twists them together into a long continuous thread called yarn। सूत काटने की जो प्रक्रिया होती है वो छोटे रेशों को बहुत लंबे समय तक घुमाते हैं और इस तरह से जो रेशा तैयार हो जाता है उसे सूत काटना बोलते हैं, सूत बोलते हैं। हैंड स्पाइंडल और तकली एंड चरखा आर टू हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेज। हाथ से चलाने वाले तकली और चरखा ऐसे दो उपकरण हैं जिनका प्रयोग हाथ से किया जाता है एंड यूज्ड फॉर स्पाइनिंग, और धागा बनाने के काम में इसे का उपयोग होता है। इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में पीपुल स्टिल यूज चरखा फॉर मेकिंग थ्रेड और यार्न, और ग्रामीण इलाकों में लोग इसका इस्तेमाल, चरखे का इस्तेमाल करते हैं धागा बनाने के कामों में फ्रॉम कॉटन से। स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन ऑन स्पाइनिंग मशीन्स। और धागा बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें इसको बड़े पैमाने पर स्पाइनिंग मशीन के सहायता से इस काम को पूरा किया जाता है। हियर यू हैव बीन गिवन एन एक्टिविटी 1 टू मेक यार्न फ्रॉम कॉटन। Try to read carefully about this method observation and try to make it from your own self। यहाँ पर महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ था उस दौरान ये चरखा, अपने हाथों से चरखा चलाते थे और अपना वस्त्र खुद ही निर्माण करते थे। हियर इज योर 3 पॉइंट वीविंग। बुनते कैसे हैं कपड़े को, आइए इसके विषय में। इट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट यार्न इनटू क्लॉथ। यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे धागा से कपड़ों का निर्माण होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम। हैंडलूम की सहायता से 2 धागों को एक साथ मिलाकर
जब कपड़ा का निर्माण किया जाता है, इसमें हैंडलूम की सहायता लेना होता है, और पावरलूम इज कॉल्ड वीविंग। तो इसी प्रक्रिया को बुनने की प्रक्रिया बोलते हैं, बुनते हैं। वीवर्स वीविंग ऑन ए स्मॉल स्केल, और जो बुनकर होते हैं ये छोटे पैमाने पर इस काम को करते हैं। यूज हैंडलूम्स ऑन ए लार्ज स्केल, कॉटन फैब्रिक्स आर मेड बाई बिग मशीन्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और हैंडलूम की सहायता से बड़े पैमाने पर कपास के रेशों से कपड़ों का निर्माण होता है, और ये बड़े मशीन बिजली की सहायता से चलाए जाते हैं। दीज मशीन्स आर कॉल्ड पावरलूम्स, और इन मशीनों को पावरलूम कहते हैं। टू अंडरस्टैंड वीविंग, ये बुनने की प्रक्रिया को समझने के लिए लेट अस डू दी फॉलोइंग एक्टिविटी, हम लोगों को इस एक्टिविटी को पूरा करना होगा। थिंग्स नीडेड, वैसी चीज़ें जिनकी आवश्यकता हमको ऐसे टाइम में है। अ मेथड, एक्टिविटी नंबर 2 को भी ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे, और हो सके तो कोशिश कीजिए, बनाइए, और कुछ पूछने की आवश्यकता हो तो हमसे बात कीजिएगा। In the same way, 2 sets of yarn are woven to make a fabric। इस तरह से 2 रेशों को एक साथ जोड़कर जो कपड़े तैयार होते हैं, वैसा कपड़ा तैयार किया जाता है। The yarns are much thinner than the paper strips, और ये धागे जो तैयार हुए हैं ये बहुत बारीक होते हैं, बहुत पतले होते हैं। फोर्थ टॉपिक इज नाइटिंग। यू मस्ट हैव सीन ए लेडी नाइटिंग ए स्वेटर। आपने किसी लेडीज़ को स्वेटर बुनते हुए आपने देखा होगा। और मफलर विद द हेल्प ऑफ 2 नाइटिंग नीडल्स, 2 कांटा से, किसी लेडीज 2 कांटे की सहायता से मफलर या स्वेटर बुनते हुए आपने किसी लेडीज़ को देखा होगा। इन नाइटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। और इस नाइटिंग वाली प्रक्रिया में एक धागा, एक सिंगल धागा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये कपड़े का टुकड़ा तैयार हो जाता है। नाइटिंग कैन बी डन बाय हैंड्स यूजिंग नाइटिंग नीडल्स। और नाइटिंग नीडल की सहायता से, अभी मैंने बताया कि उसका नाम कांटा होता है, कांटा बोलते ही हैं, और उन कांटों की सहायता से इसे पूरा किया जाता है। Nowadays most of the knitting is done by with the help of machine। अब आज के ज़माने में ज़्यादातर बुनने का काम मशीनों की सहायता से होने लगा है। Here is your activity number 3, in which you have to obtain fibers from a fabric। Things needed, cotton fabric, method है such as it has been given, observation है, conclusion है। Let us come to know about the conclusion। In conclusion, cotton plant from here, ginning, and after ginning you get cotton fiber। From cotton fiber you will start your spinning, you will get here cotton yarn, and after getting your cotton yarn you will start weaving, and at last you will easily get cotton fabric। Let us come to know about jute। What is jute? Jute is a long, soft, skinny plant fiber obtained from the stems of the jute plant। Called putsan or
पट इन हिंदी, ये पटसन के पौधे से जूट प्राप्त होता है। पटसन के धड़ से, तने से जो रेशा निकलता है वह लंबा होता है, मुलायम होता है और चमकीला होता है। वैसे ही रेशा को हम लोग सन बोलते हैं, सन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, या गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट इज बायोडिग्रेडेबल, ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग। जूट का जो रेशा होता है यह काफ़ी मजबूत होता है। इन आवर कंट्री जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल। हमारे देश में या वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में इसकी खेती की जाती है। इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, जो भारत का सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादक राज्य है। असम एंड बिहार में भी इसकी खेती होती है। इन दी लो लाइंग एरियाज अराउंड द रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, यह गंगा नदी के किनारे या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे इसकी खेती होती है। इट नीड्स ए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉयल लाइक एलोवियल सॉयल। इसके लिए काफ़ी उर्वरक खेत की आवश्यकता होता है, जिसे एलोवियल सॉइल बोलते हैं। उसकी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए इसकी खेती के लिए। जूट कल्टीवेशन नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जूट की खेती के लिए तापमान गर्म होना चाहिए और आर्द्रता वाली होनी चाहिए। एंड हाई रेनफॉल अबाउट 200 cm, और इसकी खेती के लिए वर्षा भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, 200 cm तक, ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड, जब इसका ग्रोथ हो रहा होता है। कल्टीवेशन ऑफ जूट, द सीड्स ऑफ जूट आर सोन इन मार्च और अप्रैल। जूट के बीज का निर्माण, जूट के बीज को रोप दिया जाता है मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में। इट इज़ ए रेनी सीजन क्रॉप। यह बरसात के मौसम में उगाए जाने वाले फसल हैं। जूट प्लांट ग्रोज 6 to 12 फीट इन हाइट, और जूट का पौधा 6 से लेकर 12 फीट तक उगता है। इट बियर्स येलो फ्लावर्स, और यह पीले फूल धारण करता है, यानी कि इसके पौधे में पीला फूल लगता है। द प्लांट्स आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज, और फूल लगने के दौरान ही इसके पौधे को काट लिया जाता है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि गुड क्वालिटी जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स यंग स्टेम। तो इसके जुआ धड़ से ही अच्छी क्वालिटी की जूट प्राप्त होती है। द ओल्ड स्टेम बिकम्स वेरी हार्ड, और जब इनका आखिरी टाइम हो गया होता है इस पौधे का, तो उस समय इसके धड़ काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव फाइबर्स फ्रॉम इट, और इसमें से रेशों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक्स of the plants are tied into bundles and left in stagnant water for about 20 days। और कटाई के दौरान इस पौधे को काट कर बंडल के जैसा बना लिया जाता है, बंडल में बांध दिया जाता है, और किसी तालाब में या पानी में, जलाशय में इसको 20 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। बैक्टीरिया ग्रो इन स्टेजनेंट वाटर, और इसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं उस पानी के द्वारा। द स्टिकी मैटर दैट होल्ड्स द फाइबर्स
to the inner part of the stem is eaten away by bacteria. और जो छड़ी वाली स्थान होती है, जैसे रेशे के नीचे जो बच जाता है, जो छड़ी वाला स्थान होता है, वो स्टेम जो है बैक्टीरिया के द्वारा खा लिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। इस प्रक्रिया को रेटिंग बोलते हैं। व्हेन द स्टेम्स रॉट द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। और जब ये पूर्ण रूप से पानी में 20 दिन तक तैयार हो जाता है तो इसके रेशे को हाथ से छुड़ा लिया जाता है। द फाइबर्स सो ऑब्टेन्ड आर ड्राइड इन द सन। और छुड़ाए हुए उस रेशों को धूप में सुखा लिया जाता है एंड टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स। और छोटे बंडल में इसे बांध लिया जाता है। दीज बंडल्स आर सेंट टू द मिल्स। और यही बंडल मिल में भेज दिया जाता है। दे आर 10 स्पून एंड वुवेन इनटू टेक्सटाइल्स एट द मिल्स। और मिल्स में अब ये इसको कपड़े बनाने के काम को जारी रखने के लिए स्पून किया जाता है, काटा जाता है और तैयार किया जाता है, वुवेन किया जाता है। यूजेज ऑफ जूट। जूट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेट अस कम टू नो। जूट इज सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के कपड़ों में जूट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसका नंबर दूसरा आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स और सैक्स। इसका इस्तेमाल बैग बनाने के काम में लिया जाता है, सैक्स बनाने के काम में लिया जाता है। हाई क्वालिटी जूट इज वुवेन इनटू कर्टेन्स, कारपेट्स, चेयर कवरिंग्स एंड पैकिंग फॉर लिनोलियम। और जो अच्छी क्वालिटी का जूट होता है उसका इस्तेमाल पर्दा बनाने में, दरी बनाने में और कुर्सी का कवर बनाने में किया जाता है। शॉपिंग बैग्स, टेबल मैट्स, जूट बास्केट्स एंड ज्वेलरी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ जूट। शॉपिंग खरीदारी करते समय जो थैला लेकर हम लोग जाते हैं वो जूट का बना होता है। और टेबल के ऊपर में जो चटाई हम लोग बिछाते हैं वैसा चटाई का निर्माण होता है। और जूट का बास्केट भी बनाया जाता है। और जूट का काम ज्वेलरी में भी लिया जाता है। इसकी टोकरी भी बनाते हैं और आभूषणों में भी इसका उपयोग होता है। जूट बैग्स आर ऑल्सो extensively used in packing cereals like wheat, ज्वार एंड मैजे। गेहूँ, ज्वार, बाजरा और कुछ अनाजों की पैकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। Some other useful fibers। Let us drop the class today. I shall meet you in your next class. Thank you for today.